नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। कोरोना की दूसरी लहर में गांव में संक्रमण बढ़ता जा रहा है। कई लोगों की मौत कोरोना से हो रही है तो लोग दूसरी बीमारी के खौफ में भी दम तोड़ रहे हैं। कई लोग बीमार सिस्टम का शिकार हो रहे हैं, लेकिन कई गांव वीरान होते जा रहे हैं। प्रयागराज में न्यूज़ 18 की टीम ने एक ऐसे गांव का दौरा किया जहां महज 45 दिन में 50 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकारी फाइलों में ये आंकड़ा ना के बराबर है। जिन गांव में हर मोड़ पर जीने का उत्साह दिखता था, जहां रहने वाले लोग शहरों की तुलना में खुद को ज्यादा स्वस्थ महसूस करते थे, जहां छोटी सी बीमारी में भी पूरा गांव एक साथ हिम्मत बंधाने आ जाता था, आज उन्हीं गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना ने बड़े शहरों से गांव में पलायन क्या किया, गांव की खुशहाली को नजर से लग गई। कोरोना महामारी की दूसरी लहर गांव में कहर बनकर टूटी। बड़े शहरों में रोजी रोटी कमाने गए लोग जब अपने गांव इस आस में लौटे कि वहां सब लोग संक्रमण से सुरक्षित होंगे, लेकिन गांव में तो कई लोग कोरोना से मर रहे हैं, तो कई दूसरी बीमारी में इलाज नहीं मिल पाने की वजह से दम तोड़ रहे हैं। कोरोना के कुचक्र ने गांव के गांव वीरान कर दिए। भले ही सरकार लगातार गांव में संक्रमण को रोकने के लिए कई इंतजाम कर रही हो, लेकिन जमीन पर हालात इतने खराब हैं कि अब लोगों की मौत प्रशासन के लिए आंकड़ा भर है। कोरोना की सेकेंड वेव में गाँव में कहर बरपाया है और मिंडरा गांव में इस समय हम मौजूद हैं, जो कि श्रृंगवेरपुर विकास खंड के अंतर्गत आता है। यहाँ पर कई परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ डेथ हुई है और जो कमाने वाला सदस्य था उसके जाने से लोगों के सामने तमाम दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर विकास खंड में मिंडारा गाँव का दौरा किया, जहां कोरोना काल में महज 45 दिन के अंदर 50 से ज्यादा मौत हो चुकी है। हालांकि प्रशासनिक अमला सिर्फ 35 से 36 मौतों की पुष्टि कर रहा है। इसमें भी कोरोना से सिर्फ एक व्यक्ति की मौत होने की बात सामने आ रही है। लेकिन न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरकर ऐसे परिवारों के बीच जा पहुंची जिन परिवारों में कोरोना काल में मौतें हुई और अब परिवार का कमाने वाला सदस्य ही दुनिया में नहीं रहा। इस हालत में बुखार, खांसी, जुकाम ये सब रहा नहीं। तो दवा ववा कराई थी आप लोग? हाँ, दवा कराए हैं। यहाँ जांच वांच के लिए टीम आई थी? जांच वांच के लिए नहीं आई। क्या क्या लक्षण थे उनको? ये सूखा उखा पड़ गया नहीं। हालांकि तुलसी राम की कोरोना जांच नहीं हुई थी, इसलिए इसे कोरोना से हुई मौत नहीं माना जा रहा। तो निश्चित तौर पर इस परिवार के सामने अब संकट है, क्योंकि परिवार का जो मुखिया था वो कोरोना की सेकेंड वेव में चला गया है और इसके बाद अब परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट है। आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा परिवार है वो अब एक तरह से काफ़ी मुश्किलों से गुजर रहा है, लेकिन अभी यहाँ गांव में न जांच टीमें आई हैं न उसके बाद परिवार की जांच हुई है। लक्षण तो अब कहा जाने, अब क्या बताएं। उसमें बुखार था, आता था 2 दिन में, बस लेके ऑक्सीजन की वजह से कुछ हो ना पाया। गरीब लोग कहाँ लेके जाए, ऑक्सीजन मिल नहीं पाया। हसनुद्दीन मजदूरी कर पत्नी, 2 बेटियों और 4 बेटों का परिवार किसी तरह से चला रहे थे, लेकिन मुखिया की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब परिवार प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। देख सकते हैं आप कि छोटे छोटे यहाँ पर बच्चे भी हैं जो कि परेशान हैं और यहाँ पर अभी तक गांव में सैनिटाइजेशन भी नहीं कराया गया है और इसके साथ ही साथ इनको कोई अभी राहत भी नहीं मिली है। ऐसे में ज़रूरी है कि तमाम ऐसे परिवार जो कोरोना की सेकेंड वेव में जिनके परिवार के कमाने वाले चले गए हैं, सरकार कह भी रही है निश्चित तौर पर इन तक मदद ज़रूर पहुँचनी चाहिए और प्रशासन को इस ओर ध्यान भी देना चाहिए। इस गांव में 1.5 महीने में 50 से ज्यादा मौत पर हमने इलाके के लेखपाल और रोजगार सेवक से भी बातचीत की। उनके मुताबिक ज्यादातर लोग 60 साल से ज्यादा थे और वो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित थे। नहीं, 50 से ज़्यादा नहीं मृत्यु हुई है, 34 से 35 मृत्यु हुई है, जिसमें से एक कोरोना पॉजिटिव थे। उनकी मृत्यु जो कि हॉस्पिटल में ही मृत्यु हुई थी। ऐसा है कि अप्रैल और मई के महीने में जो मृत्यु हुई है, लोग पहले से या बीमार थे या जो है किसी गंभीर रूप से बीमारी से ग्रसित थे और उम्र जिनकी ज़्यादा थी वो उनकी मृत्यु हुई है। और ऐसा माहौल बना कि लोग दहशत में भी थे। वहीं नव निर्वाचित ग्राम प्रधान महेश्वर के मुताबिक
गांव में करीब 45 लोगों की मौत हुई है, लेकिन जब कोविड की जांच ही नहीं होती तो मौत की सही वजह कैसे पता लगेगी? हमारे यहाँ मौतें समथिंग 40 से 45 मौतें हुई हैं और कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार की तरफ से कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। कोरोना से तो मौतें नहीं हुई हैं, कहीं न कहीं ये जो है 60 प्लस के लोग जो है इसके संक्रमण में आए, लेकिन एक संक्रमण तो है ही, जो है पता नहीं कोरोना है कि क्या चीज़ें हैं। गांव वालों के आरोपों से इतर एडिशनल सीएमओ डॉक्टर सत्येंद्र राय के मुताबिक गांव में घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है, लेकिन जब हमने उन्हें ग्राउंड रिपोर्ट की जानकारी दी तो उन्होंने टीम भेजकर जांच कराने का भरोसा जरूर दिया। आपके माध्यम से यदि पता लग रहा है तो कल ही एक टीम भेज के पूरे गांव की जांच कराई। वैसे भी गांव में लगातार सर्वे का काम चल रहा है, तो ये संभव नहीं है कि उनके जानकारी में ही ना आवे कि कोई बीमार चल रहा है। चूँकि 5-5 दिन की 3 बार तीसरा राउंड हमारा चल रहा है सर्वे का, और गाँव की आशा ही सर्वे करती तो ऐसा संभव नहीं है कि संज्ञान में ही ना आए कि इतने लोगों की मौत हो गई। बीमारी तो हर गांव में 2-4 लोगों की थी। प्रयागराज के मिंडारा गांव में कोरोना काल में फंसे मातम की ये तो वानगी भर है। पूरे सूबे में ना जाने कितने ऐसे गांव और कितने ऐसे परिवार हैं जहां अब 2 रोटी कमाने वाला कोई नहीं बचा। ऐसे में सरकार के साथ सामाजिक संगठनों को भी पीड़ित परिवारों की मदद के लिए आगे आने की जरूरत है, जिससे इन परिवारों के दुखों पर मदद का मरहम लगाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने के साथ साथ देश में तीसरी लहर से निपटने की भी तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री ने अभी से तमाम तैयारियां पुख्ता करने को कह दिया है, लिहाजा देश के बड़े शहरों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की कवायद अब तेज हो चुकी है। सेकंड वेव के बीच वायरस म्यूटेशन की वजह से अब युवाओं और बच्चों के लिए भी ज्यादा चिंता जताई जा रही है। अभी तक हमारी जो रणनीति रही है, आपने जिस तरह फील्ड में काम किया है, उसने इस चिंता को उतना गंभीर होने से रोकने में मदद तो की है, लेकिन हमें आगे के लिए और अधिक तैयार रहना ही होगा। कोरोना महामारी इतने भयावह हालात पैदा कर देगी, ऐसा तो किसी ने नहीं सोचा था। दूसरी लहर में आंकड़ों की सुनामी, मौत के केस ऐसे चढ़े कि देश असहाय सा नजर आने लगा। स्वास्थ्य सिस्टम तक चरमरा गया। दूसरी लहर के आंकड़े अब जरा घटने शुरू हुए हैं तो देश के सामने तीसरी लहर से लड़ने की चुनौती मंडराने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिलाधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि दूसरी लहर से गांव को बचाने के लिए आपका अनुभव और नीतियां काम आने वाली हैं। रूप बदलते इस धूर्त वायरस से भविष्य में बचने के लिए भी देश को तैयार रहना होगा। सबसे पहला काम आप कर सकते हैं कि अपने जिले में युवाओं, बच्चों में संक्रमण और उसकी गंभीरता के आंकड़े व्यवस्थित करें। अलग से उस पर रेगुलर आप एनालिसिस कीजिए। आप स्वयं भी, मेरा सभी आप प्रमुख अधिकारियों से आग्रह है कि आप स्वयं भी उसका आकलन करें। इससे आगे के लिए तैयारी करने में मदद मिलेगी।
तीसरी लहर का सबसे बड़ा खतरा बच्चों पर मंडरा रहा है, जिसका असर उत्तराखंड में देखने को मिला। उत्तराखंड में करीब 3000 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर है। उत्तराखंड में बीते 45 दिन में 9 साल तक के करीब 3000 बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। डॉक्टरों के मुताबिक राज्य में बीते 10 दिन में बच्चों के पॉजिटिव होने की रफ्तार बढ़ गई है। अस्पतालों में जो बच्चे भर्ती हुए हैं वो एक बच्चों में इसका जो कोविड-19 महामारी का दुष्प्रभाव है, जिसको हम मल्टी सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम भी कहते हैं, उसका असर बहुत ज़्यादा बच्चों में नहीं देखा गया और साधारण सुरक्षात्मक तौर पर जो इलाज लक्षणों के आधार पर बच्चों को दिया जाता है, उससे बच्चों में सुधार आ रहा है। तीसरी लहर के बारे में डॉक्टरों का कहना है कि ये बच्चों के लिए घातक साबित होगी। संभावनाएं कही जा रही हैं, ऐसा नहीं कि वो आएगी ही और आएगी तो कितनी बड़ी आएगी। मुझे लगता है कि सेकेंड वेव को प्रेडिक्ट करने में कहीं ना कहीं गलती हो गई हम लोगों से ना। पहले और दूसरे वेव में जो परिवर्तन था बच्चों में, इसको सोच करके एंटीसिपेट किया जा रहा है कि थर्ड वेव में और ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। और जो वेरिएंट नया फैला है इस समय, जो किसी भी कंट्री या किसी के नाम से लें, जो B.16172 की बात हो रही है, तो डेफिनेटली ये बच्चों में ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। दूसरी लहर के चोट से देश अभी उभर नहीं पाया कि तीसरी लहर का खतरा देश पर मंडराने लगा है। ऐसे में सरकार के साथ साथ इस बड़े खतरे से निपटने की तैयारी में लोग सामाजिक स्तर पर भी जुट गए हैं। नोएडा की महागुन मॉडर्न सोसाइटी ने तीसरी लहर से निपटने के लिए 50 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया है। इसे खास तौर पर बच्चों के लिए बनाया गया है। कोरोना के तीसरे लहर की संभावना जताई जा रही है। सरकार भले ही तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन कुछ एक ऐसी सोसाइटी भी हैं जो खुद से तैयारी करना शुरू कर दी है तीसरे लहर से लड़ने के लिए। नोएडा में एक ऐसी ही सोसाइटी है और उस सोसाइटी में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। 50 बेड का आइसोलेशन वार्ड पूरी तरीके से तैयार है। इस वार्ड के सभी बेड्स पर ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का इंतजाम भी किया गया है। इस आइसोलेशन वार्ड में मरीजों की देखभाल के लिए 16 डॉक्टरों को तैनात किया गया है। साथ ही सोसाइटी ने 4 नर्सों को वार्ड में रखा है। सोसाइटी के मुताबिक किसी भी सोसाइटी के मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। अप्रैल से स्टार्टिंग अप्रैल से शुरू है और मतलब पहले तो हमने अपने सोसाइटी में चालू किया था, एक मेडिसिन बैंक करना स्टार्ट किया था। फिर धीरे धीरे हमने सोचा कि आइसोलेशन सेंटर भी खोलना चाहिए, जिससे कि और ज़्यादा हम मदद कर पाए आपस में ही, जिससे कि बाहर केसेस ना जाए और अंदर ही अंदर सब ठीक हो जाए। सोसाइटी ने अपना दवा बैंक बनाने के साथ साथ एम्बुलेंस भी खरीद ली है। एम्बुलेंस जो इस सोसाइटी ने खरीदी है और ये एम्बुलेंस जो है यहाँ के आसपास के लोगों की सेवाओं के लिए है कि जो कोरोना का जो तीसरा वेव आएगा उस वेव से निपटने के लिए जिस तरीके से दूसरे वेव के दौरान जो अभी कुछ दिन पहले जो हालात बने हुए थे, ऑक्सीजन की कमी और तमाम जो दिक्कतें आ रही थी, वो दिक्कतें तीसरे वेव के दौरान ना आए, जिस तरीके से आशंका जताई जा रही है, उस आशंका से निपटने के लिए यहाँ पर इस सोसाइटी ने एम्बुलेंस ले लिया है। महागुन मॉडर्न सोसाइटी के प्रेसिडेंट के मुताबिक एम्बुलेंस खरीदने में 20 लाख रुपए खर्च हुए, जबकि आइसोलेशन वार्ड बनाने में तकरीबन 40 लाख अब तक खर्च हो चुके हैं। हाउसिंग सोसाइटी में बनी ये सुविधा लोगों के चंदे से तैयार की गई है। पिछले 10-15 दिन से लगे हुए थे, पहले तो स्ट्रगल चल रही थी, अब तैयारियां पूरी हैं, बेड लगा दिए गए हैं, ऑक्सीजन प्लांट की पाइपलाइन सारी कर दी गई है और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद लिए गए हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास पहले से ही थे। मेरठ का एक और लाल अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए शहीद हो गया। पंजाब के मोगा में इंडियन एयरफोर्स का विमान MiG-21 क्रैश हो गया। हादसे में पायलट अभिनव चौधरी की जान चली गई। अभिनव अपनी रूटीन उड़ान पर थे। उनका परिवार मेरठ में रहता है। इस खबर के बाद सिर्फ मातम है। मेरठ के लाल की शहादत को सलाम। आसमान से अपने देश की सीमाओं की निगरानी करने वाला मेरठ का लाल अपनी शहादत देकर मातृभूमि का कर्ज चुका गया। फाइटर पायलट अभिनव चौधरी की मौत
मेरठ के रहने वाले स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी की MiG-21 के क्रैश होने से मौत हो गई। इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी अपनी रूटीन उड़ान पर थे, लेकिन पंजाब के मोगा में फाइटर प्लेन MiG-21 क्रैश हो गया। फाइटर जेट ने राजस्थान के सूरतगढ़ से उड़ान भरी थी। स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी की ये आखिरी उड़ान साबित हुई। मोगा के बाघापुराना के लंगियाना खुर्द गांव में भारतीय वायुसेना का MiG-21 क्रैश हुआ। भारतीय वायुसेना ने पायलट के निधन पर शोक जताया है। जांच के लिए कमेटी गठित। प्लेन क्रैश होने की वजहों का पता नहीं चल पाया है। सेना ने जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। मेरठ में रहता है अभिनव का परिवार। फाइटर पायलट अभिनव चौधरी मूल रूप से बागपत के पुसार गांव के रहने वाले हैं, लेकिन परिवार लंबे समय से मेरठ में ही रह रहा था। उनकी मौत की खबर आते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अभिनव के पिता को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उनका बेटा अब उनके बीच नहीं रहा। वो किसी के भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। भैया 2014 का पास आउट है। ये सूरतगढ़ राजस्थान में है। पहली पोस्टिंग ही यकीन नहीं है तभी से ही। हाँ, बीच में एक बार पठानकोट गया था बस। अभिनव चौधरी ने RIMC देहरादून में 12वीं पास की थी। इसके बाद उनका सिलेक्शन NDA में हो गया। पुणे में 3 साल रहने के बाद हैदराबाद के AFA में वायुसेना की ट्रेनिंग पूरी की थी। अभिनव के ताऊ बताते हैं कि वो बेहद होनहार था, हंसमुख और मिलनसार था। उसका कभी किसी से विवाद नहीं रहा। उन्हें तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि उनका बच्चा उनके बीच नहीं रहा। अभी कहाँ पोस्ट है? सूरतगढ़। ये क्या किस तरीके से आपको फोन आया, क्या बताया गया? सुबह 4 बजे फोन आया, ये बताया गया कि उसका प्लेन जो है क्रैश हो गया अभिनव का और वो खत्म हो गया। अभिनव के रिश्तेदार भी उनकी मौत की खबर से सदमे में है। सुबह सुबह फोन पर आई अभिनव चौधरी के प्लेन क्रैश और मौत की खबर ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। ये बच्चा था हमारा अभिनव चौधरी, ये फाइटर पायलट था। अभिनव चौधरी की शादी 25 दिसंबर 2019 को बड़ी ही धूमधाम के साथ मेरठ में हुई थी। वायुसेना में फाइटर पायलट और किसान के बेटे अभिनव ने रस्म अदायगी के नाम पर सिर्फ 1 रुपए में शादी करके बड़ा आदर्श पेश किया था। हाँ सर, ये फिलहाल वर्तमान में सूरतगढ़ राजस्थान में पोस्टेड था। इससे पहले पठानकोट एयरबेस पे थे, हैदराबाद भी रहे। शादी रिसेंटली कब हुई थी? सर 2019 दिसंबर में शादी हुई थी अभिनव की। भैया बताया जा रहा है कि उन्होंने 1 रुपए से शादी की थी। जी बिल्कुल, शादी में कोई दहेज या किसी भी तरह का और सामान इन्होंने लिया था। इसी साल जनवरी में भी क्रैश हुआ MiG-21। प्लेन क्रैश ने एक युवा और होनहार फाइटर पायलट को खो दिया, लेकिन जनवरी में हुए हादसे में पायलट बच निकला। इसी साल जनवरी में भारतीय वायुसेना का एक MiG-21 विमान राजस्थान के सूरतगढ़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। राहत की बात ये रही कि विमान का पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया। ये हादसा एक प्रशिक्षण उड़ान के दौरान हुआ था। MiG-21 बाइसन विमान में बड़ी तकनीकी खराबी आ गई थी। पायलट को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ। पंजाब के मोगा में MiG-21 क्रैश कैसे हुआ, इसे लेकर भी कोर्ट और इंक्वायरी बैठा दी गई है, जो जांच कर पता लगाएगी कि आखिर उड़ान के दौरान क्या तकनीकी दिक्कतें पेश आई थी, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हुआ। उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।